नमस्कार। चुनाव पर चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, पंजाब और छत्तीसगढ़ जहां उपचुनाव भी हो रहा है, और केरल में कांग्रेस की बड़ी नेता प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं लोकसभा का। लेकिन दो राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र और जो झारखंड से खबरें आ रही हैं, रुझान आ रहे हैं, वो इंडिया गठबंधन को थोड़ा सा निराश करने वाले हैं और एनडीए यानी बीजेपी को मुनाफा या लाभ देने वाले हैं। और चुनौती की बात जहां हो रही थी, ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड में भी बीजेपी या उनका गठबंधन आसानी से बढ़त बनाए हुए है, और जहां तक महाराष्ट्र की बात है वहां भी चौंकाने वाले नतीजे आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि पूरे चुनाव में कटेंगे तो बटेंगे वाला नारा चल गया है। जहां तक मध्य प्रदेश के दो उपचुनाव की बात है, बीजेपी दो में से एक पर आगे है और एक पर पीछे चल रही है। जहां तक विजयपुर की बात है, बीजेपी के रामनिवास रावत आगे चल रहे हैं, और बुधनी विधानसभा की जहां तक बात है, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अपनी सीट थी, वहां कांग्रेस के प्रत्याशी राजकुमार पटेल 6000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये एक तरह से सबको हैरत में डालने वाली बढ़त है। देखते, अभी तो शुरुआती रुझान है, आगे क्या बनता है इसमें। हमारे साथ आज की चर्चा में हमारे अतिथि जुड़ गए हैं। प्रियंका दुबे मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी की जुड़ गई हैं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी डॉक्टर राहुल रंजन स्काइप पर जुड़ गए हैं, और कांग्रेस की तरफ से छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आवाज आ रही। दरअसल महाराष्ट्र की हम बात करें, झारखंड की बात करें, कल तक सबने अपनी अपनी अटकल अनुमान लगाए, लेकिन जो चीज़ निकल कर आ रही है वो चौंकाने वाली, इसलिए कि एक तरफा बढ़त है अभी शुरुआती रुझानों में बीजेपी और उसके गठबंधन को दोनों राज्यों में, चाहे महाराष्ट्र की बात करें या झारखंड की। लेकिन मध्य प्रदेश बहुत चौंकाने वाली स्थिति में ला रहा है। दो सीटों में से एक पर भाजपा आगे है, विजयपुर, और दूसरी बुधनी जो भाजपा का गढ़ रही है। और पिछला चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1,04,000 से अधिक वोटों से जीता था। वहां कांग्रेस के प्रत्याशी राजकुमार पटेल भाजपा के रमाकांत भार्गव से आगे चल रहे हैं। जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ में ब्रज मोहन अग्रवाल की सीट पर बीजेपी की बढ़त है। चर्चा की शुरुआत में आपसे कर रहा हूं, आप इन सबको किस ढंग से देखते हैं? देखिए राघवन जी, सुबह से देख रहा था, जब से वोटों की गणना शुरू हुई थी, तो तब से आप ये देखिए, एक दो घंटे करीबन गुजर चुके हैं, लेकिन 2 घंटे में हम कयास तो नहीं लगा सकते कि परिणामों की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि 16 राउंड महाराष्ट्र में होना है, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, तो अभी राउंड बहुत सारे बाकी हुए। लेकिन जो रुझान जो सामने आ रहे हैं, उससे तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इंडिया गठबंधन नीचे की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि हर घंटे स्थितियां बदल रही हैं। महाराष्ट्र का जो देखा, तो महाराष्ट्र में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कांटे की टक्कर में दोनों आ गए हैं। कई सीटों पे बिल्कुल बराबरी की सीट पर आ गए हैं। यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री की स्थिति भी ऐसी हो रही है कि फडणवीस जी पीछे कभी जा रहे हैं, कभी आगे आ रहे हैं, कभी अजीत पवार आगे निकल रहे हैं। तो ये तो क्या है कि ईवीएम जैसे जैसे खुलते चले जाएंगे, वैसे वैसे स्थितियां ऊपर नीचे होती रहेगी। तो ये तो आप ये समझिए कि 12 बजे तक आप स्थितियों पे कुछ भी नहीं कह सकते। ये सिर्फ आपको एक रुझान आपको दिखाई देगा, और ये रुझान पे हम इसको फैसला नहीं कह सकते, जी कभी भी बदल सकता है। तो 12-1 बजे के बाद में जो भी आपको रुझान दिखाई देंगे या जो भी आपको मत दिखाई देंगे, जी वो आप ये समझ लीजिए कि वो जो लीड बनेगी, जो 7वें-8वें राउंड के बाद में जो लीड बनना शुरू होती है, वो जीत में बदलती चली जाती है। उसको कवर करना अभी तक ऐसा लगता है, कभी अभी तक के चुनाव को देखते हुए, मतगणना के अनुभव को, कि कभी ऐसा होता नहीं है। 7वें बिल्कुल 8वें 9वें राउंड के बाद में स्थितियां क्लियर होने लगती हैं। तो आप बिल्कुल। ये समझिए राघवन जी कि 12 बजे के बाद में आपको स्थितियां क्लियर होने लगेंगी, और आप स्पष्ट कह सकेंगे कि सरकार किसकी बन रही है। अभी आप ये बिल्कुल इस स्थिति में नहीं होते हम लोग कि अब बता सकें कि कोई किसकी सरकार बनेगी, कौन जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा अंतर है राहुल अभी, जी, और राहुल जी, तमाम दरअसल चीजें सामने आ रही हैं। जी राहुल जी, जी राघवन जी। कल तक हम सब यही कह रहे थे, और अभी भी जब तक नतीजे साफ नहीं होंगे हम यही कहेंगे। हम अनुमान की बात कर रहे हैं। कल जब चर्चा हुई थी तो हमने कहा था कि अगर कटेंगे तो बटेंगे वाला मामला चल गया तो बीजेपी जबरदस्त बहुमत लेकर आएंगी, और किसी को भी पार्टी को बहुमत मिलेगा, चाहे वो इंडिया अलायंस की हम बात करें, चाहे बीजेपी एनडीए की बात करें,
बहुमत मिलेगा, हंग असेंबली कहीं नहीं आएगी, ये हमने 2-4 दिन का अनुमान लगाना शुरू कर दिया था। आज चूंकि पेटियां या ईवीएम खुलना शुरू हो गए हैं, हमें लगता है कि महायुति महाराष्ट्र में जो अभी तक के रुझान है उसमें लग रहा है कि अगर हरियाणा जैसे परिणाम की हम अपेक्षा ना करें तो महायुति बहुत ही कंफर्टेबली सरकार बनाती हुई दिख रही। शुरुआत की रुझानों में 194 सीटों पर बढ़त है, और जहां तक झारखंड की बात है वहां भी 40 सीटों पर है। नेक टू नेक फाइट है झारखंड में। 37 पर इंडिया अलायंस है और एनडीए 40 पर है, और बहुमत के लिए वहाँ 81 सीटें चाहिए, 81 सीटें चाहिए। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र का तो जो रुझान है वो साफ बता रहे हैं कि वो एनडीए को बहुमत की तरफ लेके जा रहा है। अभी शुरुआत की बात क्या, आपने साफ कर दिया कि 12 के बाद स्थिति और साफ हो जाएगी, लेकिन उसी के पहले तो ये चौके छक्के लगाने की ज़रूरत है, रिस्क लेने की ज़रूरत है, और इसी से ये अनुमान है कि हम लोग नतीजों को कितना भांप पा रहे हैं, कितना उनको ताड़ पा रहे हैं कि वो चीज़ें कितनी ऐसी है जो हमको जाती हुई दिख रही है कि ये इसके पक्ष में है या उसके खिलाफ। खैर ये तो अपने अपने तजुर्बे के आधार पर और रिस्क फैक्टर की बात है कि हम कितनी रिस्क लेके बात करते हैं। और जैसे कहते हैं ना कि लग गया तो तीर नहीं तो तुक्का, सारे जो एग्जिट पोल थे वो आज उनकी कलाई भी खुलने वाली है। मैं आऊँगा प्रियंका दुबे की तरफ। प्रियंका जी, आपको क्या लगता है, आपके राज्य के साथ साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और वायनाड तक आप अपनी नज़र दौड़ा सकती हैं जहाँ से प्रियंका गांधी खड़ी हुई है, महाराष्ट्र और झारखंड तो सबकी नज़र में है, कैसे देख पा रही हैं आप नतीजों को? नमस्कार जी। भारतीय जनता पार्टी वैश्विक पटल पे जिस तरीके से नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी को दिखती है और देश ने जिस तरह से उसके ऊपर गौरव महसूस किया है, आज अगर हम देखते हैं तो भारत की स्थिति आगे आसपास के हमारे पड़ोसी राज्यों की स्थिति की अगर अनुमानित देखा जाए तो बहुत बेहतर बन चुकी है। आज 5वीं अर्थव्यवस्था के तौर पे हम उभर चुके हैं और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो अटल सेतु जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करें, झारखंड में जिस तरीके से खंड विखंडित हुई उनकी सरकार और वहाँ के जो मूल संसाधन के ऊपर दूसरों का अधिकार दिखाया गया, अगर हम बात करें बांग्लादेशियों या रोहिंग्याओं की अगर हम जब चर्चा करते हैं जिसके कारण वहाँ की जनता परेशान हुई, इन सब चीज़ों के ऊपर अगर सिनेरियो पे अगर हम पूरी तरीके से अगर दृष्टि डालते हैं तो भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र पे कार्य करती है, जिसके लिए स्पष्ट विजन लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। स्पष्ट नेतृत्व के साथ, स्थायी नेतृत्व के साथ, मजबूत नेतृत्व के साथ। जनता आज युवा हो, महिला हो, अन्नदाता हो, या अगर हम बात करते हैं जो हमारा ऐसा वर्ग जिस तक का विकास अभी नहीं पहुंच पाया, सभी अपना उद्धार चाहते हैं, सभी को आगे बढ़ना है। तो जिस नेतृत्व के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, जनता आज उसे चुनती है। मैं आभारी हूँ आप सभी मीडिया की, जिसके माध्यम से आज अगर देश में कहीं भी कोई भी घटना घटती है तो उसका एक स्पष्ट आकलन आप लोग प्रस्तुत करते हैं, जिसके कारण जनता के लिए बहुत आसान हो पाता है कि हमें कहाँ और किसके साथ जाना है। थोड़ा सा आपको रोकूंगा। मीडिया के प्रति आभार तो मुझे लगता है कि जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि मीडिया कई बार जो सच दिखाता है उसको लोग अदरवाइज देते हैं। तो आज आपके पक्ष में है तो आप आभार जता रही हैं। हमारा कहना है कि आभार जताएं या ना जताएं, समभाव रखें कि मीडिया जो बता रहा है वो अगर आपके खिलाफ है तो भी धन्यवाद करें और आपके पक्ष में है तो भी धन्यवाद करें। देखा ही जाता है कि अगर किसी के पक्ष में कोई लाइन चल गई तो खुश हो जाते हैं, अगर किसी के पक्ष में सच बता दिया तो उस पर आलोचना शुरू कर देते हैं। इतनी कृपा सारे दल जरूर करें मीडिया पर। जी, बात पूरी करिए। जी, मैं वही कह रही हूँ, अगर आप लोग ने जो रिजल्ट्स कर्नाटक में दिखाए उसे भी हमने सहर्ष स्वीकार किया, तेलंगाना में जो रिजल्ट्स आपने दिखाए उसे सहर्ष स्वीकार किया है। तो हम हर चीज की समीक्षा करते हुए आगे बढ़ने वाला दल है। हम निर्वाचन जैसी चीज को भी पर्व के तौर पे लेते हैं और संगठन पर्व के तौर पे, उत्सव के तौर पे उसको मनाते हैं। हमारा हर कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे जाकर के संपर्क और संवाद स्थापित कर देता है। बूथ स्तर का अध्यक्ष भी हमारा आज जाकर के, अगर हम बात करें एक बूथ अध्यक्ष भी हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, प्रधानमंत्री तक बनने की हम लोग बात करें तो हमारा एक कार्यकर्ता दम रखता है। तो जो पार्टी जन जन से जुड़ी हुई है, जन जन तक का कल्याण करना चाहती है, जन हितैषी योजनाओं के साथ अपना मैनिफेस्टो बनाती है और उस ध्येय को लेकर के आगे बढ़ती है, तो जनता भी उसको अपना आशीर्वाद देती है। इसी कारण अगर हम बात करें तो तीसरा कार्यकाल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी शुरू हो चुका है। उनके नेतृत्व में देश ने उत्तरोत्तर जो उन्नति करी है वो सबने देखा है, और जितने राज्यों की अगर आपने बात करी है सभी जगह जनता हम पे विश्वास जताएगी और हम बहुत अच्छी लीड के साथ आगे बढ़ेंगे और विजय श्री प्राप्त करेंगे। रायपुर की क्या स्थिति है? चर्चा रायपुर की क्या स्थिति है, थोड़ा सा आप उस पर भी प्रकाश डालें। रायपुर की स्थिति में मैं मान सकती हूँ कि थोड़ा बहुत मार्जिन में डिफरेंस हो सकता है, परंतु विजय श्री भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, ये सुनिश्चित है। चलिए,
सत्यप्रकाश जी, आपकी क्या राय? देखिए राघवेंद्र जी, सबसे पहले तो बोलूंगा जो चुनाव हुआ है, सबसे पहले तो चाहे झारखंड में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे पूरे तमाम जगह, चाहे यूपी हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, जहां पे वो चुनाव हुआ है, सबसे पहले तो जनता की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है। देखिए, आपने भी अभी मीडिया की बात की, इसी मीडिया ने, आपके मीडिया साथियों ने, मैंने आपके भी टीवी चैनल पर देखा है, यूपी में किस तरह से बंदूकें लहराई गई पुलिस अधिकारियों के द्वारा, तो लोकतंत्र की हत्या भी हुई है। उसके बावजूद भी लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट डाला है, ये प्रशंसनीय है, जनता का धन्यवाद है, साधुवाद है। देखिए, जहां तक वो आज की गिनती की बात है, देखिए झारखंड के से पहले मैं बात करूंगा। झारखंड में देखिए अभी शुरुआती रुझान है, इसलिए ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगा, या बोलना भी नहीं चाहिए, शुरुआती रुझान बहुत शुरुआती है। मगर देखिए, जहां तक झारखंड के विशेष तौर पर बात की जाए, आप मुख्यमंत्री जी के परिवार को तोड़ के ले आते हैं, आप बाबूलाल मरांडी जी को, पार्टी को अपने में विलय कर लेते हैं, आप उसके बाद ईडी आईटी भेजते हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो आपकी पार्टी में आप लेके आते हैं। उसके बावजूद भी जनता आपके घमंड को कहीं ना कहीं तोड़ रही है। जनता ये बता रही है चलेगा नहीं। देखिए राघवेंद्र जी, आपके टीवी स्क्रीन पे हो या दूसरे किसी पे भी, हर किसी पे आगे पीछे अलग चल रहा है अभी रुझानों के हिसाब से, कहीं पे इंडिया गठबंधन में आगे चल रही है, तो इसलिए बहुत शुरुआती, इसलिए बोल रहा हूँ कि झारखंड में इतना कुछ करने के बावजूद भी, मुख्यमंत्री की छवि को खराब करने के बावजूद भी, जेल में डाल दिया गया, सब चीजें कर की गई, उसके बावजूद भी आपको फाइट पे आना पड़ रहा है। अभी तो फाइट ही दिख रहा है, बड़े आराम से वहां पे इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। फाइट में आपको अभी जो स्थिति है, फाइट में आना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि आपने जो दिखाया जनता को, आपने जनता को बताया, आपका घमंड कहीं ना कहीं टूटा है। तो ये सबसे बड़ी जीत है जनता की, लोकतंत्र की। महाराष्ट्र पे आ जाता हूं, महाराष्ट्र में हालत है। झारखंड में किसकी सरकार थी और बहुमत किसके पास था? नहीं, अभी की हालत क्या थे? हाँ, वो अलग मेरा कहना वो कि बोलो ना, मेरा कहना यह है कि अभी भी बीजेपी की सरकार तो नहीं थी वहां, लेकिन बीजेपी अब फाइट में आ गई और बढ़त बनाए हुए। हम सत्यप्रकाश जी उस पर बात कर रहे हैं जो दिख रहा है, अभी जो दिख रहा है, भविष्य में 1 घंटे बाद क्या होगा उस पर नहीं जा रहे हैं। 1 घंटे बाद तो हमारे अनुमान रहेंगे अटकलें कि हम सबको साफ कर देंगे और हम इस सरकार में आएंगे। राघवेंद्र जी, वही तो बोल रहा हूँ ना, राघवेंद्र जी वही बोल रहा हूँ। केंद्र में सरकार की ईडी आईटी कितनी बार वहां पर गई बता दीजिए। जब छत्तीसगढ़ में जो किया गया था वही वहां शुरू हुआ। हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला गया, वही तो बताना चाह रहा हूँ। हेमंत सोरेन परिवार को तोड़ा गया, बाबूलाल मरांडी की पार्टी को अपने में शामिल किया गया, चंपई सोरेन को शामिल किया गया, उसके बावजूद भी हालात है। सब लोगों को आप शामिल कर लिए, एक आपके अलग एक दल चलता है ईडी आईटी सीबीआई, उसको भी आपने इस्तेमाल कर लिया, उसके बावजूद भी हालत है। उसके बावजूद तो बल्कि आपको इतनी सारी चीजें आ गई तो आपकी बढ़त तो बहुत ऊपर तक जानी चाहिए शुरुआती रुझान में भी, मगर आप अभी फाइट में खड़े। तो ये दिखता है कि जनता ने बताया कि ये नहीं चलेगा। ऊपर से जो इनके नारे है उस पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, वो भी जनता ने इनको जवाब दे दिया। इसलिए बोल रहा हूं, झारखंड ने हो या महाराष्ट्र हो, जनता ने दिखाया है आपका घमंड नहीं चलेगा, बांटने काटने वाली राजनीति नहीं चलेगी। हमको विकास चाहिए, जो झारखंड में चाहे हमारी गठबंधन की सरकार ने दिया है, चाहे महतारी मैया सम्मान के तहत हो या बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के नामों की योजना के चलाए गई हो, तमाम योजना जो वहां पे जो आदिवासियों से खासतौर से जो रिलेट करती है, आदिवासी उत्थान की बात की वहां की, आदिवासी विकास की वहां जो बात की, वो कहीं ना कहीं जनता ने स्वीकार किया है। वही मैं बोलना चाह रहा हूं। अब मैं महाराष्ट्र पर आया तो देखिए, महाराष्ट्र में जो हो रहा है, महाराष्ट्र में इतना होने के बावजूद भी हम वहां अच्छा प्रदर्शन अभी कर रहे हैं, शुरुआती रुझानों में भी दिख रहा है, हम अच्छे प्रदर्शन भी जा रहे हैं, वो आगे बढ़त मिलेगी। अभी शुरुआती रुझान है, मगर वहां भी हम कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे मार्जिन के साथ सरकार बनाएंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से बनाएंगे वहां। अब देखिए, अब छत्तीसगढ़ की बात करिए, एक सीट पे जो है उपचुनाव हुए, छत्तीसगढ़ में भी देखिए अभी वही चल रहा है। कभी आकाश शर्मा जी आगे चले जाते हैं, कभी सुनील सोनी आगे हो जाते हैं, तो वो आगे पीछे का अभी चलेगा। 12-1 या 2-3 बजे तक हो सकता है स्थिति स्पष्ट हो। इसलिए देखिए, अब शुरुआती रुझान है, मैं इसलिए अभी ज्यादा उतना नहीं बोलूंगा कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, क्योंकि ये बोलना अभी ठीक नहीं रहेगा। इससे 2-3 बजे के बाद ये चीजें समझ में आएगी। चलिए, सियासत में अगर ये लिहाज भी आ रहा है कि अभी ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, इसको भी हम शुभ संकेत मानते हैं। राहुल जी, हम लोग अक्सर बातचीत करते हैं कि राजनीति के अखाड़े में अब वो दिन लद गए जब किसी को पटकनी देने पर किसी की पीठ लग जाती थी अखाड़े में, तो कहते थे कि वो हार गया। अब कहते हैं कि भले ही पीठ लग गई हो, लेकिन आप ची बुलवाइए। जब तक ची ना बुलवाएंगे तब तक हार नहीं मानी जाएगी। अब अभी तक रुझान ये बता रहे हैं कि जो एनडीए है वो महाराष्ट्र में अभी तक के रुझान में 194 सीट पर बढ़त बनाया, ऐसे रुझान आ रहा है। ये मुझे लगता है कि थंपिंग मेजॉरिटी की तरफ जाने के संकेत है, अगर कोई बड़ा उलटफेर नहीं होता है। महाराष्ट्र की हम बात करें, झारखंड की बात करें तो बीजेपी इस चुनाव के पहले वहाँ बहुत अच्छी स्थिति में कभी नहीं रही, लेकिन अगर वो वहाँ फाइट में है, 40 सीटों के ऊपर बढ़त बनाए हुए, तो ये बीजेपी के उन सब चीज़ों को उसमें जोड़ा जाएगा कि घूसपैठी है, इसके साथ साथ जो बेटियों के लिए उन्होंने काम करने के वादे किए हैं, क्योंकि सरकार में बीजेपी नहीं है, इसका मतलब कि उसकी जोड़ तोड़ जुगाड़ जो सब बातें थी
उसका असर उसको या लाभ उसको दिख रहा है झारखंड में। मध्य प्रदेश में अपन जरूर अलबत्ता कहें कि बीजेपी 2 सीटों पर उपचुनाव लड़ रही है, उसमें वो 50% घाटे में दिख रही है शुरुआत की रुझानों में। बड़ी सीट है बुधनी, बीजेपी का गढ़ है। 1,04,000 वोटों से विधानसभा चुनाव शिवराज सिंह चौहान जीते थे, वहां से बीजेपी पिछड़ रही है। ये मध्य प्रदेश में बहुत ही हैरत में डालने वाला, चौंकाने वाला रुझान दिख रहा है। आपकी राय क्या है? क्योंकि विजयपुर की जहां तक बात थी मध्य प्रदेश में, विजयपुर लग रहा था कि कांग्रेस आसानी से जीतेगी या वो फाइट में रहेगी, वहां बीजेपी को बहुत दिक्कत जाएगी। बुधनी तो बहुत आराम से निकालेगी, ये एक तरह की आम चर्चा थी। लेकिन हमने 2-4 दिन से ये बात जरूर की थी कि बुधनी चौंका सकती है, क्योंकि वहां बीजेपी के भीतर बड़ा आक्रोश था, असंतोष था, खासतौर से टिकट वितरण के मामले में। आपकी राय? रुझान जो हम लोग चर्चा कर रहे थे उसी के आसपास है या कुछ चौंकाने वाले हैं? राहुल जी। नहीं, देखिए क्या है, मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर के तो आप और हम बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, क्योंकि बुधनी क्या है, एक तरह से मानिए कि शिवराज सिंह चौहान की गोद ली हुई सीट थी और लगभग वो जीतते रहे और इतने वोटों से जीतते रहे कि इतिहास रच के गए हैं वो यहाँ से। आपको बता दें कि रुझानों ने फिर पलटी खाई है। मध्य प्रदेश की 2 सीटों की जहां तक बात करें, अभी एक पर बीजेपी आगे थी विजयपुर में और बुधनी में पीछे थी। दोनों सीटों पर बीजेपी आगे हो गई है। 7,000 वोटों से पिछड़ने वाली बुधनी पर बीजेपी के रमाकांत भार्गव 5,000 की बढ़त बनाकर आगे आ गए हैं और विजयपुर तो पहले से आगे चल रहे थे। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में जो 50% का लॉस हो रहा था रुझानों में, अब वो बीजेपी ने कवर कर लिया है। मतगणना तक ये बड़ी उतार चढ़ाव की चीज़ें रहेंगी, कभी बाजू इस तरफ जाएगी, कभी उस तरफ अल्टी पल्टी होगी। तो देखते हैं स्थिति क्या बनती। चर्चा में लौट रहे हैं हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़े हुए हैं, पत्रकार राहुल रंजन जी, सत्यप्रकाश जी और प्रियंका जी। राहुल जी अपनी बात पूरी करिए आप। जी, वो ब्रेक से पहले ही मैं ये चीज बिल्कुल आकलन में आ रही थी कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि बुधनी में भी, क्योंकि बुधनी गढ़ रहा है, रमाकांत जी का बहुत विरोध है वहां पे। इसके बावजूद क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है या उनके कार्यकर्ता है, उनको आप बिल्कुल कहीं तोड़ने की स्थिति में नहीं बचते। राजकुमार पटेल की बहुत लंबे समय के बाद में वापसी हुई है और टिकट उनको मिला है कांग्रेस की ओर से, तो मैं नहीं समझता कि वो वहां इतनी फाइट कर पाएंगे। हाँ, शुरुआती दौर में राहुल ऐसा जी, लग रहा था कि राहुल जी, बड़ा विरोध है। दरअसल क्या है राहुल जी, बुधनी बीजेपी जी। ने 1,04,000 वोटों के भारी बहुमत से जीती थी। अगर वो मार्जिन घटकर 20,000 पर, 25,000 पर, 5,000 पर आता है, 10,000 पर आता है, तो ये एक तरह से कांग्रेस रिकॉर्ड पर जरूर हारेगी, लेकिन वो जीत के बराबर रहेगी। एक शेर है ना कि तुम्हारी जीत से ज्यादा मेरी हार के चर्चे हैं। अगर बुधनी में मार्जिन घटता भाजपा का, तो कांग्रेस की हार भी चर्चाओं में आएगी। जी राघवेंद्र जी, इस समय राजनीति गणित पे चल रही है, अंक गणित पे चल रही है, हार जीत के मार्जिन पे चल ही नहीं पा रही। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ बहुत अच्छे से पटकनी देता है, इसके बावजूद भी उसके पीठ में धूल लगती है ना। तो समस्या ये है कि जो संसद में जा रहा है या विधानसभा में जा रहा है, वहीं तो वाहवाही हो रही है। जीतो हारो से कोई मतलब नहीं, जो जीता चाहे 50 वोट से जीते चाहे 100 वोट से जीते, नंबर बढ़ गया। तो यही नंबर का खेल तो राजनीति में चल रहा है। तो इसके लिए अब क्या इस प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बच गया कि कौन कितने मार्जिन से हारा। अरे आप 500 देख रहे हैं, 500 वोट से जीत रहे लोग, 300 वोट से जीत रहे लोग, 1,000-1,200 वोटों से संसद में चले जा रहे हैं लोग। तो वो कोई मार्जिन थोड़ी होता है, वो तो नेट टू नेट टक्कर है, बिल्कुल आमने सामने की टक्कर है। मतलब जो हारा है वो भी उतनी ही दमदारी रखता है, लेकिन बात ऐसी नहीं बन रही अब। बिल्कुल सही कहा, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मध्य प्रदेश में आखिर ऐसा क्यों हुआ। दोनों सीटें मेरा जहां तक अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी और हो सकता है कि टक्कर हो जाए और उसमें शान थोड़ी कांग्रेस को लगाए कि हाँ हम थोड़ी सी जीत, प्रतिष्ठापूर्ण जीत है या सम्मानजनक जीत है। तो वो शब्द हैं, आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन जीत तो जीत है, चाहे कितने भी वोटों की हो। बिल्कुल, मैं आऊंगा प्रियंका जी की तरफ आऊंगा। प्रियंका जी, आपके लिए महाराष्ट्र से खुशखबरी के रुझान आ रहे हैं। 217 सीटों पर आपका गठबंधन आगे है और ये लगता है कि अगर इसको बीजेपी ने मेंटेन किया मतगणना में, तो ये क्लीन स्वीप होगा एक तरह से। और जहां तक झारखंड की बात है, वहां 40 से बढ़कर रुझान 48 सीटों पर आ गया है। 81 सीटों की कुल विधानसभा है झारखंड की, 48 सीटों पर बीजेपी शुरुआती रुझान में या एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है। तो ये भी बता रहा है कि धीरे धीरे दोनों राज्यों में बढ़त की स्थिति में बीजेपी आ रही है। रुझानों का मामला है, क्योंकि हरियाणा के चुनाव ने बता दिया कि रुझानों पर बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है।
और ये रुझान कभी भी पलट भी सकते हैं। प्रियंका जी, आपकी राय। ये रुझान पलटेंगे और सकारात्मक भारतीय जनता पार्टी के लिए पलटेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। हमें विश्वास होता है हमारे कर्मठ कार्यकर्ता की मेहनत के ऊपर, हमें विश्वास है हमारे स्पष्ट और मजबूत नेतृत्व के ऊपर, लोगों के उस विश्वास के ऊपर जिसमें वो खुद आगे बढ़ना चाहते हैं और राष्ट्रवाद की भावना को लेकर के। अगर हम आज बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में किए गए जो कार्य हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो अटल, जैसे मैंने कहा, अटल सेतु की बात करें, 1,71,000 घरों की बात करें जहाँ जल जीवन मिशन के माध्यम से पानी पहुंचा है, या जो वहाँ की स्थिति को सुधारा गया है, महिलाओं के लिए किए गए सकारात्मक कार्य जिसके कारण जो आधी आबादी एक तरीके से उपेक्षित रहती थी, आज उसे समानता का अधिकार जो मिला है नारी बंधन अधिनियम के माध्यम से, अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ उनकी भागीदारी को बढ़ाया गया है, हमें इन कार्यों के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास है। जहाँ लोग सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं कि हम खटाखट पैसे ट्रांसफर कर देंगे, जहां उनकी शासन होता है वहां आज स्थिति क्या है आप भी जानते हैं। हिमाचल की स्थिति में लोगों को सैलरी नहीं मिल पा रही है, आर्थिक वहां पे से बजट का बहाना लेकर के वो चुप हो जाते हैं। कर्नाटक में खुद इनके डिप्टी सीएम ने कहा कि हम कोई विकास कार्य नहीं कर सकते। आप डीके शिव कुमार जी का स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए, क्योंकि हमारे पास बजट नहीं है। जब आप चुनाव लड़ते हैं, जब आप लोग कैसे बड़े बड़े वादे करते हो और बाद में चुनाव जीतने के बाद बजट का जो रोना आप लोग रोना शुरू कर देते हो, ये जनता बहुत अच्छे से भली भांति आज समझ चुकी है। आज हर एक इंसान फैक्ट पे बात करना पसंद करता है कि हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, हमारा लाभ कहाँ है, हमारा लाभ कहाँ नहीं है, कहाँ हमारा हित है और कहाँ सिर्फ जुमलेबाजी है। इन सबका एनालिसिस आज जनता बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट तौर पर कर पाती है और उस विवेक के अनुसार कार्य करती है। जैसे आप लोग अभी बार बार बुधनी की चर्चा कर रहे थे, तो बुधनी में जो रिजल्ट शुरुआती आए थे वो राजकुमार पटेल जी के खुद के जो गृह ग्राम में बख्तरा, वहां के रिजल्ट्स थे। तो डेफिनेटली जो इंसान जहाँ रहता है उसके वहां के प्रति लोगों का एक अलग लगाव होता है, इस कारण वो लीड ले पाए। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं और आगे मध्य प्रदेश हो महाराष्ट्र हो, हम एक बहुत अच्छी स्थिति में सकारात्मक तौर पे आगे बढ़ेंगे। प्रियंका जी, मैं आपको बताऊं, भी जो समीक्षा बुधनी विधानसभा का जहां तक मामला, हमें हर जगह परफॉर्म करने में और आसानी होती है। बुधनी का जहां तक मामला है, शिवराज सिंह चौहान और राजकुमार पटेल दोनों का एक ही क्षेत्र है, जहां दोनों के अपने गांव आते हैं। 10-12 किलोमीटर की दूरी पर दोनों के गांव है। शिवराज जी का गांव जैत है और राजकुमार पटेल जी का गांव है बख्तरा। वहां से बीजेपी को पिछले बार 25,000 के आसपास की लीड मिली थी। उस इलाके से एक तरफा पोलिंग हुआ था। अगर उस इलाके से जहां से बीजेपी 25,000 की या 20,000 से ऊपर की लीड ले रही थी, वहां से अगर वो 7,000 से पिछड़ गई है, तो ये मुझे लगता है कि नोटिसेबल आंकड़ा है। इसको भले ही मैंने शुरुआत में कहा कि एक वोट की जीत भी होती है, लेकिन सवाल यही है कि वो जीत कितनी आगे बढ़ी, कितनी पीछे हटी। बुधनी से बीजेपी ने आगे बढ़त हासिल कर ली है, लेकिन फिर 2 मिनट के भी ब्रेक नहीं हुआ। लेकिन आपको बता दें कि फिर बुधनी से कांग्रेस आगे हो गई है और छत्तीसगढ़ से बीजेपी आगे चल रही है। और मध्य प्रदेश की जो दूसरी सीट है विजयपुर, वहाँ से बीजेपी करीब 1700 वोटों से आगे है। तो कुल मिलाकर चीज़ें अभी बहुत उतार चढ़ाव की तरफ है। चर्चा में लौट रहे हैं। प्रियंका जी से आग्रह है कि वो अपनी बात पूरी करें। जी प्रियंका जी, देखिए उतार चढ़ाव चलेंगे। बुधनी में बीजेपी फिर पीछे हो गई है, तो ये चलेगा मामला, लेकिन नोटिसेबल इसलिए है क्योंकि वो सीट आपकी 1,04,000 से जीती थी आपने। अब आपको वहां आगे पीछे जाना पड़ रहा है, इसलिए उसकी चर्चा हो रही है। जी देखिए, व्यक्ति विशेष के साथ जनता का लगाव हो जाना, और जिसमें कि अगर हम बात करें, जब नेतृत्व केंद्रीय मंत्री अगर हम बात करें माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जैसा व्यक्तित्व सामने हो, जिसको बच्चा बच्चा मामा की छवि के तौर पर देखता है, तो थोड़ा सा परिवर्तन आना, अंतर आना एक स्वाभाविक मानव स्वभाव है। उसे भी हमें सकारात्मक तौर पे लेना चाहिए कि माननीय अगर शिवराज सिंह जी चौहान जी के साथ जो लगाव है, उसे अगर हम कहीं किसी और से कंपैरिजन करना, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा एक व्यक्तित्व है उनका। तो उस व्यक्तित्व तक पहुंच पाना माननीय हमारे भार्गव जी भाई साहब के लिए अभी थोड़ा सा लंबी जर्नी है। तो अंतर तो आएगा, इसमें मैं बड़ी सी बातें नहीं कर सकती। और बिल्कुल इस बात में मैं नहीं कहूँगी बड़े बोल हो जाएंगे कि रमाकांत जी भार्गव और शिवराज सिंह जी चौहान एक से व्यक्तित्व नहीं है। जब व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है तो वोटिंग परसेंटेज में डिफरेंस आना स्वाभाविक है। परंतु जो विजयश्री की बात है, तो जैसे आपने खुद ने भी कहा कि एक वोट की जीत भी जीत होती है, लेकिन अंतर काफी रहेगा। हाँ, उतना ना हो जितना माननीय शिवराज जी के समय मैं आता हूँ सत्यप्रकाश जी की तरफ। वो बात अंतर आ सकता है। सत्यप्रकाश जी, झारखंड में
रुझान बता रहे हैं कि 40 से ऊपर जाकर एनडीए गठबंधन 51 सीटों पर आ गया है। हालांकि रुझान है ये, और जहां तक महाराष्ट्र की बात है वहां 214-15 के बीच एनडीए की लीड चल रही है। तो ये क्लीन स्वीप की तरफ जा रहा है। और मध्य प्रदेश की हम जहां तक बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, यहाँ नेक टू नेक फाइट हो रही है उपचुनाव में। आपका क्या कहना है? देखिए राघवन जी, जैसे अभी मैंने पहले भी बोला, शुरुआती रुझान है। देखिए अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपका मीडिया क्या दिखा रहा है, आपका चैनल, और देखिए मैं अभी मोबाइल एप्लीकेशन में ही देख रहा हूँ, तो उसमें झारखंड में हमको एक दूसरा मीडिया हाउस 51 सीट्स दे रहा है और एनडीए को 28 दे रहा है। तो इसलिए बोल रहा है ये बहुत शुरुआती है। अभी आपका कुछ और दिखाएंगे, कहीं कुछ और देखिए, हम तो जो चल रहा है उसी पर बात कर रहे हैं, चूंकि हम इस चैनल पर बैठे हैं, हमारे पास जो खबर आ रही है उसी पर हम करेंगे। दूसरे चैनल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। एक और खबर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों में से 8 पर बीजेपी शुरुआती जो मतगणना उसमें आगे चल रही है, 9 में से 8 पर। जी सत्य प्रकाश जी। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ राघवन जी, मेरा कहने का मतलब वही है कि अभी शुरुआती रुझान है, शुरुआती रुझान में आगे पीछे सब चलता रहेगा। मगर देखिए, मैं थोड़ा सा प्रियंका जी को एक बात बोलना चाहूंगा। इन्होंने अभी बहुत सारी बातें की कि कर्नाटक में क्या कर रहे हैं इन लोग, उधर क्या कर रहे हैं। कर्नाटक में जो बोला था वो मिल रहा है। अब इनको थोड़ा छत्तीसगढ़ की याद दिला देता हूँ मैं। ओपी चौधरी जी के हमने सबने देखा वीडियो, जो युवा नौकरी मांगने गए थे, बोले हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, नौकरी कहां से देंगे। उसके बाद विजय बघेल जी, जिन्होंने कोई उनके पास युवा गए थे तो बोलते हैं घोषणा वोषणा तो होती रहती है। उन्होंने तो पत्र तक लिख दिया था अपनी सरकार को कि मोदी की गारंटी फेल हो रही है। तो वही देख ले, 1 लाख रोजगार की बात की थी। आज भी युवा रोजगार के लिए जब भाग सड़क उतरता तो डंडे लाठियां डंडे मिल रहे। राइस मिलें बंद है, कस्टम मिलिंग हो नहीं रही है, राइस मिले बारदाने नहीं मिल रहे उनको, राइस मिले इससे बंद है क्योंकि उनको बकाया पैसा नहीं मिला है। ये हालात है। शिक्षकों को 3-3 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। ये बात क्या करेंगे? इसलिए बोल रहा हूं ना कि धरातल पे क्या है इनको मालूम होना चाहिए। सिर्फ एसी रूम में बैठ के काम नहीं होता है। देखिए वही मैं बोल रहा हूं कि अभी जो हमने किए, यहाँ झारखंड की बात हो, महाराष्ट्र में जो हमने बोला, जनता को कहीं ना कहीं लगा है वो कि विकास की बात हम कर रहे हैं। हम बटरे कटरे की बात नहीं कर रहे। हम ये नहीं बोल रहे कि मौलाना ये बोल रहा, पंडित ये बोल रहा है, हम उसकी बात नहीं करते। हम विकास की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, हर किसी को हक मिले उसकी बात करते हैं। और जनता ने वो कहीं ना कहीं माना है, उसको स्वीकारा है। इसलिए ये हालात दिख रहे हैं कि फाइट हो रही है कहीं पे, या हम जैसे झारखंड की बात करो तो कहीं कहीं हम बहुत आगे भी चल रहे हैं, इसलिए हो रही है। यहाँ आकाश शर्मा की बात है, वो भी आगे पीछे हो रहे हैं। बुधनी में आप जैसे बता रहे हैं, वहां भी आगे पीछे हो रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं जनता को भरोसा हुआ है कि जो हम बोल रहे हैं वो बातें हो, जनता को लगती कि सच्चाई है। हमको बटना कटना नहीं है, हमको धर्म पे नहीं लड़ना है, हमको शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। अभी यहाँ 11 महीने छत्तीसगढ़ की बात कर लेता हूं। 11 महीने में स्वास्थ्य हालत क्या है? मेकाहारा सबसे बड़ा अस्पताल, वहां पे स्वास्थ्य जो सुविधाएं पूरी की पूरी चरमरा गई है। आप डेली अखबार उठा के देखिए, डेली उसमें खबरें चल रही है कि ये मशीन बंद हो गई, वो मशीन बंद हो गई, मरीजों की लाइन लगी हुई है, सत्यप्रकाश जी, उनको पैसा नहीं मिल रहा है। सत्यप्रकाश जी, हम रोजमर्रा की चीजों पर बात नहीं कर रहे हैं आज। जहां तक आपने बहुत सारे मुद्दे उठाए, प्रियंका जी ने अपनी मैं आ रहा हूं। मेरा कहना है कि संविधान में कितने बदलाव किस पार्टी ने किए, अगर इस पर जाएंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर कांग्रेस कटघरे में आएगी। जहां तक धर्म की बात है तो बहुत सारे संविधान में धर्म को लेकर बदलाव किए, वो किसने किए इस पर हम जाएंगे तो आज की चर्चा हमारी एक से डिरेल हो जाएगी। हम चर्चा को डिरेल नहीं करना चाहते। वक्फ बोर्ड किसने बनाया, संविधान में बदलाव किसने किए, वो बहुत अलग चीजें हैं। लेकिन अभी तो बात यह हो रही है कि जो उपचुनाव हो रहे हैं, जो राज्यों के उपचुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र की हम बात करें, झारखंड की बात करें, महाराष्ट्र में बीजेपी अकेले 100 सीट पर आ गए हैं, उनका गठबंधन 215 सीटों पर आ गए हैं। हम अपनी चैनल की बात कर रहे हैं, दूसरा चैनल क्या दिखा रहा है उस पर नहीं जा रहे हैं। हम जो चैनल पर चल रहा है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश में हमने ये भी बात की थी कि बीजेपी की 2 सीटों पर में से एक पर पीछे एक पर आ गए। तो जो सीन चल रहा है, अगर बादल छाए हैं तो हम बोलेंगे कि बादल छाए हैं, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत तेज धूप तप रही है। तो मैं लौटूंगा आपके पास। राहुल जी, सवाल यह कि सच का सामना करने का साहस भी बहुत जरूरी है, चाहे वो मीडिया हो या पॉलिटिकल पार्टी हो। तो अभी एक हमारे पास बड़ी ब्रेकिंग है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में बड़ी जीत की तरफ एनडीए गठबंधन जा रहा है। भाजपा का जबरदस्त प्रदर्शन है, 100 से अधिक सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। शिवसेना, शिंदे, एनसीपी का भी शानदार प्रदर्शन इसमें शामिल है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन 216 सीटों पर आगे चल रहा है। और शरद पवार की जो पार्टी है वो पिछड़ रही है। कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो वो 60 पर अभी चल रहा है। शिवसेना, उद्धव ठाकरे भी पीछे चल रही है पिछले चुनाव की तुलना में। झारखंड में बीजेपी पूरा जोर लगाने के बाद भी अभी पिछड़ रही है
इसके पहले जो खबर थी उसमें बढ़त बनाई हुई थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बार फिर सरकार बनाने के करीब पहुंच रहा है। मध्य प्रदेश में विजयपुर से चौंकाने वाले रुझान। बीजेपी को वहां बढ़त मिल रही है। तो मध्य प्रदेश के विजयपुर में पिछला चुनाव बीजेपी हार गई थी। इस बार बीजेपी ने कांग्रेस के प्रत्याशी रामनिवास रावत को मंत्री बनाने के बाद अपना प्रत्याशी बनाया और वहां बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। ये मध्य प्रदेश में एक अच्छी खबर है। बुधनी की जहां तक बात है वहां बीजेपी आगे थी, अब फिर कांग्रेस आगे हो गई है। तो ये उतार चढ़ाव भी एक आध घंटे और चलेंगे। राहुल जी, आपकी टिप्पणी पूरे मामले में। जी, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश की सीटें हो और भी तेलंगाना की वो सीटें हो, तो ये जो जितने उपचुनाव हुए उन तमाम चीजों को देख करके, क्योंकि मुख्य रूप से हम बात कर रहे हैं झारखंड की, महाराष्ट्र की और मध्य प्रदेश की, तो आप ये देखिए कि होता क्या है कि अभी रुझानों को लेकर के हम बहुत ज्यादा, क्योंकि अब कहने की स्थिति में इसलिए नहीं है कि हरियाणा का हमारा अनुभव अच्छा नहीं रहा। हरियाणा में हमने जहां बात की थी बहुत आगे पहले रुझानों को लेकर के, और बाद में जो नतीजे पलटना शुरू हुए तो फिर सुपड़ा साफ ही हो गया। तो अभी तो कोई आकलन हम कर नहीं सकते। तो आप मतलब मेरा जो अनुभव कहता है कि ऐसा है कि भाई जो दिया जो बहुत तेजी के साथ में जलता है ना, तो वो जल्दी बुझता भी है। जो टिमटिमाता हुआ जलता है तो हो सकता अंतिम तक उसकी लाइफ लंबी होती है। तो रुझानों को अपन को उसी तरह से देखना चाहिए कि एकदम से जो उफान आया है तो हो सकता है कि एकदम से नीचे की ओर आप चला जाए। तो दिया बुझेगा कब और कितना लंबा जलेगा, और बहुत तेज जलेगा तो वो अचानक उसकी तेल खत्म हो जाता है। तो आप ये समझिए कि कुछ भी हो सकता है। तो 12-1 बजे तक तो अपन हम लोग इंतजार कर सकते हैं, लेकिन रुझानों पर बात तो की जा सकती है कि रुझान में ये है कि महाराष्ट्र जो आया, तो महाराष्ट्र में ऐसा लग रहा था कि वाकई में उद्धव ठाकरे हुए और ये पूरे के पूरे जो दल इंडिया गठबंधन के साथ में जुड़े हुए हैं, शरद पवार जी जुड़े हुए हैं, और ये तमाम लोग बहुत अच्छी मेहनत करेंगे। और ऐसा लग रहा था कि वहां माहौल जो है भारतीय जनता पार्टी के, या फिर माहौल शिंदे के राहुल जी, खिलाफ मैं जा रहा है, आपसे तो राहुल जी मैं आपसे तो पूछ ही सकता हूं, इस पूरे जी। मामले में कल तक जो अल्पसंख्यक वोट एक साथ डलते थे, एक तरफा डलते थे, और जो मैं अब इसलिए हम बहुसंख्यक पर आना चाहते हैं क्योंकि पूरे देश की जो राजनीति है वो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की दो धाराओं में बट गई है। अल्पसंख्यक देश में कहीं भी हो एक मुश्त वोट डालता है, चाहे वो सपा के पक्ष में यूपी में डाले, बिहार में लालू यादव के लिए डाले, बंगाल में ममता बनर्जी के लिए डाले, एक तरफा वोट डलते, एक पक्ष उसकी राय बिल्कुल साफ है कि वो बीजेपी को नहीं जिताता। बीजेपी ने उसकी काट ढूंढी है कि बहुसंख्यक को कैसे एकजुट किया जाए। पहले धर्म के नाम पर एकजुट किया था, अब उन्होंने कहा कि अगर बटोगे तो कटोगे। मुझे लगता है कि ये जो बात है ये नीचे तक चली गई है, नीचे तक घर कर गई है, और जो महाराष्ट्र में चीज दिख रही है वो उसी का परिणाम है कि अगर आप एक नहीं रहेंगे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि दूसरा अल्पसंख्यक वर्ग पूरा एक है, उसकी आइडियोलॉजी नहीं है कि वो कांग्रेस को वोट देगा, उसकी आइडियोलॉजी ये कि बीजेपी को हराना है। तो बीजेपी इस बात को अपने बहुसंख्यक वर्ग में पहुंचाने में कामयाब हुई है कि अगर आप बटेंगे तो फिर आप कटेंगे। मुझे लगता है एक तो ये नारा असर कर रहा है जो अभी तक के रुझान दिखा रहा है। दूसरा ये कि महाराष्ट्र में सरकार ने जो लाडली बहनों की, मध्य प्रदेश की जो लाडली बहना योजना थी, उसमें जिस ढंग से 1500 रुपये उनको हर महीने दिए थे और 2100 रुपये देने का वादा किया है, उसने भी काम किया है। ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिसने महाराष्ट्र के नतीजों को एनडीए की तरफ मोड़ने में जबरदस्त भूमिका निभाते हुए दिख रहे हैं। वो अगर इसमें सफलता मिलेगी तो ये दो बातों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी, बाकी चीजें गौण हो जाएगी, ऐसा लगता है। राहुल जी। नहीं राघवेंद्र जी, देखिए बटेंगे और कटेगा मामला तो चला है, लेकिन महाराष्ट्र में मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये बहुत ज्यादा अंदर तक बैठ गया मामला, क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है कि जहां बहुत ज्यादा मतलब आप ये कहें कि बहुत सारी समस्याएं वहां जुड़ी हुई है, राजनीतिक समस्याएं भी। आप ये देखिए ना कि 4200 करीबन प्रत्याशी खड़े हो गए हैं, 6 राजनीतिक दल वहां लगे हुए हैं, इसके अलावा भी लोकल पार्टियां इतनी, मतलब महाराष्ट्र में आपको ऐसा देखने को कभी नहीं मिला कि इतने सारे राजनीतिक दल, जरा से राजनीतिक दल खड़े हुए हैं। क्षेत्र मतलब क्षेत्रीयता की भी हद हो गई है महाराष्ट्र में, कि महाराष्ट्र जिस तरीके का माना जाता है राजनीतिक रूप से, मैं लौटता हूं आपके पास, था नहीं जैसा इस बार दिखाई दिया। और इसी वजह से ये रुझान भारतीय जनता पार्टी को तमाम चीजों के बाद में इसका बहुत ज्यादा लाभ मिला है
कि वहां ढेर सारे लोग खड़े हो गए या ढेर सारे राजनीतिक दल हो गए। तो ये कटेंगे और बटेंगे वाला मामला नहीं है। ये मामला ये है कि आपस में इतनी गुत्थम गुत्था हो गई राजनीतिक दलों की, तो जी उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है बिल्कुल। या भारतीय रा, जनता पार्टी को लाभ उसका नहीं मिल रहा है। राहुल जी, मैं आपको बता दूं कि अब देश की सियासत दूसरी पटरी पर जा रही है। अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो अगले चुनाव में समझेंगे। जितने जल्दी समझ लेंगे उतना चीज़ों का आकलन ठीक से कर पाएंगे। ये जो बीजेपी ने काम किया है, लाडली बहना, वो आधा 50% वोटर है। महिलाओं के वोट को आप, आधे पुरुष आधे महिला होती है, तो महिलाओं को जो उन्होंने 1500 रुपये देना शुरू कर दिए, 2100 रुपये देने का वादा किया है, तो 50% वोटों में आपने सेंध लगा ली। इसके बाद बटेंगे तो कटेंगे का मामला भी बहुत गहरे तक गया है। इसको आप आज भले ही ना माने, कल आप स्वीकार करेंगे कि ये मामला चल गया था। प्रियंका जी, आपकी राय? जो विकास कार्य किए नहीं किए वो अपनी जगह है, लेकिन लाडली बहनों को 1500 रुपये, 2100 का वादा, बटेंगे तो कटेंगे, ये मामला चल रहा है और इसी में बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। जहां तक विकास की बात है, अटल जी की सरकार थी 2003 में, बहुत अच्छा विकास कार्य हुआ था, इंडिया शाइनिंग का नारा था, लेकिन चुनाव हार गए थे। तो कहीं ना कहीं भावना का मामला भी है और वो भावना के मामले ने भी असर दिखाया है। जी प्रियंका जी। अगर हम बात करें, आपने जैसे बहनों की चर्चा करी, ये मैं नहीं, हर समाज सुधारक का स्टेटमेंट रहा है कि जी समाज के उद्धार के लिए दोनों ही समाज के अंग का कार्य करना ज़रूरी है, चाहे वो पुरुष का वामांग हो, चाहे अपना दायां अंग हो, दोनों का समांतर बढ़ना आगे ज़रूरी है। आज इसके ऊपर विचार करके, चाहे नारी बंधन अधिनियम लेकर के आया गया हो, या स्थानीय चुनाव में उनकी भागीदारी को बढ़ाया गया हो, चाहे संगठनात्मक दृष्टि से महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ाया गया हो, या 25,000 से ज़्यादा लखपति बहनें जो महाराष्ट्र में आज बनाई गई हैं उसकी बात करें, चाहे स्व सहायता समूह के माध्यम से बहनों के आत्मनिर्भरता को और पंख दिए गए हों, इन सब चीज़ों को जब हम लेकर के विचार करते हैं तो महिलाओं को जो एक आधी हिस्सेदारी, जैसा कि जी प्रतिपक्ष का भी स्लोगन था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो महिलाओं का जब 50% जो अगर हम कहें कि उसको क्यों उपेक्षित किया गया, जब उसके ऊपर आज फोकस किया गया है, तो जिसने उनका फोकस किया है निश्चित उनका विकास, या हम कहें कि विश्वास उन्हीं की ओर जाएगा। अगर जो मेरे लिए भला करेगा, मेरा विश्वास उसी की ओर रहेगा। ठीक तो बात है। इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलना एक स्वाभाविक है और ये कार्य बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आज की मैं बात नहीं करती हूँ। अगर हम बात करें हमारे प्रतिपक्ष की या हमारे कांग्रेस पार्टी के जो भाई हमारे बैठे हैं, वो मेरी बात से सहमत होंगे कि माननीय इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व को इन्होंने देखा था, तो इन्हें तो नारी बंधन अधिनियम बहुत पहले ले आना चाहिए था और उसको लागू भी करना चाहिए था। उसके बाद इन्होंने इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे सोनिया गांधी जी के नेतृत्व को देखा था, इनको ज़्यादा विश्वास था, तो उनको देखते हुए नारी बंधन अधिनियम बहुत पहले आ जाना चाहिए था, तो शायद कांग्रेस की स्थिति और भी बेहतर होती। परंतु आज सब देखते हैं कि किस तरीके से राधिका खेड़ा जी मंच के ऊपर रो रही हैं, किस तरीके से अर्चना गौतम जी के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, किस तरीके से प्रियंका चतुर्वेदी जी ने कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगाए थे कि इनके पार्टी में क्या किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें महिलाएं आज देखती हैं, समझती हैं, उसके हिसाब से फिर आगे वोट करती हैं। तो आपको या कांग्रेस को हम जो कहें, जो आरोप प्रत्यारोप में आज चलती है, आत्मावलोकन करें तो मेरे ख्याल से एक मजबूत प्रतिपक्ष मैं तैयार आपको होगा, रोकूंगा जो कि प्रियंका जी। लोकतंत्र की खूबसूरती। प्रियंका जी, महाराष्ट्र से जो खबरें आ रही हैं, एनडीए गठबंधन को भारी बढ़त के संकेत है, लेकिन वहां चौंकाने वाली बात यह कि देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी की तरफ से सीएम के उम्मीदवार हैं वो पिछड़ गए। और दूसरी खास बात यह कि कांग्रेस के नेता संजय राउत ने अब से कहना शुरू कर दिया है कि महाराष्ट्र के चुनाव में कुछ तो गड़बड़ है। तो अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ की बात शुरू हो गई है। देवेंद्र फडणवीस पिछड़ गए हैं। बाकी जगह की हम बात करें तो 216 सीटों पर महाराष्ट्र गठबंधन में महायुति आगे चल रही है। कांग्रेस का गठबंधन महाविकास अघाड़ी पार्टी 60 सीटों के भी पार नहीं जा पा रहा है, ये रुझान बता रहे हैं। 58 पर महाविकास अघाड़ी पार्टी है, 216 सीटों पर एनडीए गठबंधन है, लेकिन फडणवीस पिछड़ रहे हैं, ये खास बात है। मध्य प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस फिर बुधनी में बढ़त बनाए हुए, विजयपुर से रामनिवास रावत भाजपा के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। रायपुर की बात करें तो ब्रजमोहन अग्रवाल की जो सीट है रायपुर दक्षिण, वहां से बीजेपी आगे हो गई है। चर्चा पर लौटते हैं। प्रियंका जी से आग्रह की अपनी बात पूरी करें। जी प्रियंका जी। महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, या जहाँ पे, जैसे अपन ने कहा कि आपके बारे लाडली बहना योजना नहीं, ऐसी कई योजनाएं हैं जो कि मुद्रा लोन की अगर मैं बात करूं, उस पर चर्चा कम की जाती है, वो बात अलग है, पर मुद्रा लोन के माध्यम से हो, स्व सहायता समूह के माध्यम से हो, प्रधानमंत्री आवास में जो 73% से ज़्यादा
महिलाओं के नाम से आवंटित हुए, उनकी बात कर ले हम, या लखपति योजना जो बहनों की 25,000 से ज़्यादा महाराष्ट्र में बनाए गए हैं, या फिर जैसे मैंने कहा नारी वंदन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को एक अलग स्पष्ट अपना एक 33% का रिजर्वेशन देना, इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो जो भी अगर 50% वोटर, जैसे आप खुद कहते हैं कि 50 नहीं 49% समथिंग वोटर्स अगर महिला है, तो ये कार्य पहले ही किए जाने चाहिए थे, जो कि अगर हम बात करें बहुत समय बीत चुका है। आज हम 2025 में जी रहे हैं, जहाँ पे अगर हम अगाड़ी पिछाड़ी करते हैं, दलित स्वर्ण करते हैं, अभी या 25 अगर हम में कहें 1.5 महीने का वक्त है। जातिवाद में, क्षेत्रवाद में, भाषावाद में बांटने की बात करते हैं, लेट मी फिनिश प्लीज। तो अगर इन सब चीजों को देखें, तो अगर हम राष्ट्र को आज अगर सिनेरियो देखें, तो आप आज देख सकते हैं श्रीलंका की स्थिति क्या है, बांग्लादेश की स्थिति क्या है, और पाकिस्तान की स्थिति क्या है। उसके बाद हम अपने भारत की स्थिति का अगर हमें आकलन करना चाहिए तो बेहतर होगा। आज खंड खंड में अगर हम भारत को बांटेंगे तो विकास की बात कब करेंगे? ठीक है प्रियंका जी, मैं लौटता हूँ। उन्नति की बात कब करेंगे? हम असल में फोकस करना चाह रहे हैं राज्यों के चुनाव पर। आपने जो उपलब्धियां गिनाई है वो राष्ट्रीय स्तर की है, और राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में बीजेपी 240 पर आई है, बहुमत नहीं मिला बीजेपी को। एनडीए जरूर बहुमत में है, लेकिन 2 राज्यों की जहां तक बात करें, एनडीए ने उसमें बढ़त बनाई है। महिलाओं को विघटनकारी बात करें, वो 99 पे है, इस पे भी आप चर्चा कर लीजिए। किस पर? वो बेहतर होगा। क्या बताइए? जिन्होंने विघटनकारी रीति अपनाई, इनके खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले कि कम से कम, खड़गे जी का स्टेटमेंट है कि कम से कम वो बातें ना करें जो पूरे ना कर सकते हो। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये स्टेटमेंट देना पड़ गया कि आप वो बातें ना करें, वो विचार ना करें। चलिए, ये तो रीति नहीं है। देखिए, तो कांग्रेस क्या कहे, विघटनकारी शक्ति के साथ आज जनता नहीं है। मैं मान गया आपकी बात। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि सारा मामला राज्यों के चुनाव को लेकर है। हम राष्ट्रीय स्तर की बातें करेंगे तो राष्ट्रीय स्तर के चुनाव लोकसभा में हो चुके और उसमें बीजेपी को 240 मिली है, तो बहुमत आपके पास है, बड़ी पार्टी आप है, एनडीए की सरकार है। लेकिन राज्यों की बात कर रहे हैं, राज्यों में तो नारा, जो नया नारा आया था वो यही था कि एक रहिए आप तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। महिलाओं का मामला, इस पर फोकस है और इसी के आसपास नतीजे आ रहे हैं। मैं बहुत जल्दी से प्रतिक्रिया लूंगा सत्यप्रकाश जी आपकी तरफ से कि क्या कांग्रेस कोई गलती कर रही है? क्योंकि अगर वो गलती नहीं कर रही है तो हम लोकसभा की बात में सिर्फ एक लाइन जोड़ूंगा, तीसरा लोकसभा चुनाव था जिसमें आप 99 पर आकर रुक गए। महाराष्ट्र की, झारखंड की बात करें तो क्या कांग्रेस कोई गलती कर रही है जहां वो दोनों राज्यों में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आ पा रही है? अभी भी रुझान ये बता रहे हैं कि हालात बहुत अच्छे नहीं है। आपकी छोटी सी टिप्पणी। राघवेंद्र, देखिए गलती कुछ नहीं करी। आप लोकसभा में देख लीजिए, हमारे वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। अभी मैं 2 राज्यों में बोल रहा हूँ, बार-बार बोल रहा हूँ कि ये जो है अभी शुरुआती रुझान है, इसमें बहुत ही इस टाइप का बदलाव आएगा जो आप देखेंगे सरकार किसकी बनेगी। और मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि ये प्रियंका जी बार-बार जो बात कर रही है, बांटने की बात को किसने की है? बांटे में लोकसभा चुनाव में आप बात कर लीजिए, चाहे अभी की बात कर लीजिए, लोग बटेंगे नहीं। मैं जैसे बोल रहा हूँ, हमारी पार्टी बार बोलती है शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। हाँ, एक है तो सेफ हो, कौन है मालूम है? अडानी जी सेफ हैं, क्योंकि मोदी अडानी एक है तो सेफ रहेंगे। उस पर बात कर लीजिए आप, अगर राष्ट्रीय बात करनी है तो। इसलिए बोल रहा हूं कि चुनाव राज्य के हैं, राज्य के चुनाव के मुताबिक मैं बात करना चाहूंगा। झारखंड में जो हमने काम किया है हमारी सरकार महागठबंधन में, उस पर कहीं ना कहीं मुहर लगाई है। इतने आरोप करने के बाद, ईडी को भेजने के बाद, जेल में डालने के बावजूद भी हम सरकार बनाएंगे। महाराष्ट्र की जहां तक बात है, देखिए महाराष्ट्र भले बहुत अभी बहुत ज्यादा अंतर में है, मगर कहीं ना कहीं बहुत ही आराम से हमारी सरकार वहां बनेगी। हम बहुमत आंकड़े तक जाएंगे, बहुत आराम से जाएंगे। ये शुरुआती रुझान है। हमने हरियाणा में भी देखा था क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में भी आप सभी मीडिया हाउसेस ने क्या दिखाया था, आपको भी मालूम है। तो ये क्या होता है क्या नहीं होता सबको मालूम है। इसलिए बोल रहा हूं, चुनाव के जब अंतिम नतीजा आएंगे तब सबके सामने आएंगे। हमने जो बोली है वो जनता को लगा है कि हमको स्वास्थ्य चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, हमको विकास चाहिए, हमको बंटना नहीं है, हमको कटना नहीं है, हमको ना देश को बांटना है, ना हमारे पैसे को कोई बाहर लेके जाए, बाहर के लोगों को रिश्वत दे, वो भी हमको नहीं चाहिए। हमको चाहिए कि हमारा पैसा यहीं रहे, हमारा विकास हो, हमको शिक्षा मिले, जिसकी बात हम करते हैं। सभी के हक की बात हम करते हैं। हम कोई एक वर्ग की बात नहीं करते, एक उद्योगपतियों की बात नहीं करते, गरीबों की बात करते, आदिवासियों की बात करते, दलितों की बात करते। सत्यप्रकाश जी, अगर नतीजे में एक काल्पनिक सवाल है, अगर नतीजे में कांग्रेस जीतती है दोनों राज्यों में तो सब ठीक माना जाएगा, और अगर हार जाती है तो क्या माना जाएगा? आपकी टिप्पणी चाह रहा हूं समय से पहले। अगर जीती तो क्या कहेंगे और हार गई तो क्या कहेंगे? देखिए राघवेंद्र जी, हमारी पार्टी का आपको याद होगा जो 2019 मेरा सीधा सवाल, उसके बाद भी सीधा सवाल है कि क्या उसमें सीधे पे नहीं राघवेंद्र जी, सीधे बात मैं बता रहा हूं, चाहे हारे चाहे जीते,
देखिए जीत तो निश्चित, हारे चाहे जीत, जो भी हमारी पार्टी उस पर समीक्षा उस पर भी करेगी। अगर जीतेंगे तो हमारी सीटें कम क्यों हुई, हम इतनी सीटें अपेक्षा में थे तो क्यों हुई, हारे तो उसकी भी समीक्षा होगी। जो भी होता है समीक्षा करते ही, चाहे इनकी भी राजनीतिक दल है, हमारी भी राजनीतिक दल, समीक्षा दोनों सूरत में होती है। ईवीएम कहीं आ गई इसमें बीच में? ईवीएम देखिए राघवेंद्र जी, मैं कल भी एक मीडिया चैनल पे बैठा हुआ था। ईवीएम पे हम सवाल नहीं खड़े करते हैं ना, बार बार यही मैं बोलता हूं। ईवीएम मशीन पे कोई सवाल खड़े नहीं होते, ईवीएम पे छेड़खानी होती है। हरियाणा में ये बात देख लीजिए, आप हरियाणा में ये बात हुई है, चुनाव में बात कर हरियाणा में सुन तो लीजिए आप, हरियाणा में ये बात हुई है, संजय राउत ने कह दिया है कि गड़बड़ी हो रही है। मैं बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि जीते तो क्या कहेंगे, हारे तो क्या कहेंगे। खैर राहुल जी, देखिए राघवेंद्र जी बोलिए सत्यप्रकाश जी। राघवेंद्र जी, नहीं देखिए वही मैं बोल रहा हूँ ना, जीते तो भी समीक्षा होगी, हारे तो भी समीक्षा होगी, समीक्षा दोनों तरह पे होगी। और राघवेंद्र जैसे अभी कल परसों एक रिपोर्ट आई है ईवीएम के ऊपर, एक रिपोर्ट एक प्राइवेट संस्था ने रिपोर्ट जारी की, जिसके में क्या होता है क्या नहीं होता है उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा। हम तो उनकी रिपोर्टिंग की बात करते हैं, छेड़खानी की बात करते हैं, मशीन की बात थोड़ी ना। आप बताइए कोई मशीन बन रही है, बनने समय जहां बन रही है वहां पे इनके लोग बैठे हुए, बनते समय तो उसके अंदर कुछ किया जा सकता है, बाद में भली ना हो, बनते समय तो हो सकता है। ये बात होती है ना कि छेड़खानी उसकी बात होती है। हम यही कह रहे हैं, एमपी के विधानसभा चुनाव में क्या देखा गया, सत्यप्रकाश जी, रात को उनके लोग क्यों गए थे बताइए। सत्यप्रकाश जी, अभी ईवीएम वाला फ्रंट खुला हुआ, ये मान के चलें, अगर जीते तो कोई दिक्कत नहीं है, हारे तो ईवीएम वाला फ्रंट एक है अपने पास समीक्षा करने के लिए। राहुल जी आपकी टिप्पणी। नहीं राघवेंद्र जी, देखिए ईवीएम पे सबसे पहले सवाल तो अडवाणी जी ने उठाया था, नरसिम्हा इनके जीवीएल नरसिम्हा तो पूरी किताब छापी थी, डेमोक्रेसी एड्रेस, बीते जमाने की, उसके बाद कई चुनाव, हमने कभी ईवीएम पे सवाल नहीं खड़ा किया, हमने इनकी नीयत पे सवाल खड़ा किया है। चलिए राहुल जी आपकी टिप्पणी। अरे राघवेंद्र जी, क्या है कि फांसी लग गई तो ठीक है, और नहीं तो फिर रस्सी पर दोष लगा दो। तो ये तो चल ही रही है ना समस्या कि भैया रस्सी मजबूत नहीं थी तो टूट गई। तो यहाँ चुनाव में, हर चुनाव में यही देखने को मिल रहा है आपको कि जो राजनीतिक दल, खासतौर से कांग्रेस की स्थिति यही होती है कि जब हुआ तो ईवीएम का मुद्दा उठने लगता है, उसके पहले बक्सा सारा सन्नाटा हो जाता है। राहुल जी इसलिए कहा क्योंकि सच कह रहे हैं संजय राउत ने कह दिया है कि ईवीएम माने गड़बड़ी हो रही है। नहीं, वो उभरने वाली थी, वो तो समझ में आ ही रहा था कि बाद में यही होगा, जो पहले से मामला चल रहा था कि ईवीएम सेट हो जाएगी, ये हो जाएगा, निर्वाचन आयोग के मामला आ जाएगा। तो ये तो नतीजे जैसे जैसे आपको दिखाई देंगे, जैसे जैसे आप रुझान आपको आगे बढ़ते चले जाएंगे, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी आगे की ओर जाएगी और इंडिया गठबंधन नीचे की ओर आएगा, तो आपको बिल्कुल उभर करके चीजें दिखाई देने लगेंगी। राहुल जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं बची, ये तो चरित्र ही बचा है राजनीति का यहाँ। बिल्कुल राहुल जी, हमने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि इस बार के चुनाव दो राज्यों के, उसमें कटेंगे तो बटेंगे का नारा बहुत नीचे तक गया है। दूसरी बात यह कि लाडली बहनों के लिए जो 1500 रुपये महाराष्ट्र सरकार दे रही थी, उसको 2100 देने का वादा किया है। ऐसा लग रहा है शुरुआती रुझान में कि लोगों ने इस पर विश्वास जताया है। झारखंड में बहुत ही कड़ा मुकाबला हो रहा है, बीजेपी या एनडीए गठबंधन बढ़त बनाए हुए, लेकिन मामूली बढ़त है। मध्य प्रदेश की जहां तक बात करें, वहां 2 सीटें जो स्थिति थी, एक कांग्रेस के पास थी और एक भाजपा के पास थी। अभी तक ये लग रहा है कि अभी वो रुझान ऐसे है कि एक भाजपा के पास रहेगी और एक कांग्रेस के पास, लेकिन शुरुआती रुझान है बीजेपी का गढ़ रहा है बुदनी, लेकिन वहां बुदनी में बीजेपी पिछड़ रही है, लेकिन आगे पीछे की स्थिति हो रही है। हो सकता है कि कुछ वोटों से जीत हो, कुछ हजार से, कुछ सैकड़ों से, लेकिन ऐसी उम्मीद भाजपा के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी। कांग्रेस का कहना यह है कि वहां हम चौंकाएंगे, हैरत में डालेंगे। राजकुमार पटेल बढ़त बनाए हुए, रायपुर की स्थिति साफ है, ब्रजमोहन अग्रवाल की सीट में बीजेपी की स्थिति ठीक है। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में 8 में से 9 सीटों पर भाजपा आगे हुए हैं। वायनाड की बात करें तो प्रियंका जी वहां आगे चल रही है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो बता रही कि 1 बजे के आसपास सीन क्लियर हो जाएगा। तब तक हम लोग अनुमानों पर, अटकलों पर चौके छक्के लगाते रहेंगे। तो चलिए, आपने बहुत सारी बातें की। सत्यप्रकाश जी आपका बहुत साधुवाद, प्रियंका जी आपका धन्यवाद, राहुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।